वेलकम स्टूडेंट्स। हम सभी लोग मेटलर्जी टॉपिक को पढ़ रहे थे। आप सभी को मेटलर्जी टॉपिक अगर सीक्वेंस से आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप सभी लोगों को मेरे जो टॉपिक है वो बहुत सीक्वेंस से समझ में भी आ रहे होंगे। तो मैं एक बार उनका ब्रीफ रिवीजन कर लेता हूं जिससे हम अगले टॉपिक को उससे कोरिलेट कर सकें। देखो, सबसे पहले हमारा जो लेसन का नाम था वो था मेटल एक्सट्रैक्शन, या जिसको हम बोलते हैं धातु निष्कर्षण। देखो, धातु निष्कर्षण के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अयस्क निकाला था। उस अयस्क का हमने सांद्रण किया था। सांद्रण की हमने 4 विधियां पढ़ी थी: गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और लीचिंग प्रोसेस या रासायनिक निछालन विधि। उसके बाद हमने सांद्रण के बाद जो हमें मिला था वो कहलाता है सांद्रित अयस्क। हमने सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण किया। उसके लिए हम सभी लोगों ने इसका भर्जन किया या फिर निस्तापन किया। भर्जन और निस्तापन करने के बाद हमें धातुओं के ऑक्साइड मिल गए। तो धातुओं के ऑक्साइड का हमने अपचयन किया। अपचयन की कुल हमने 9 विधियां पढ़ी थी। उसमें हमने वायु से, कोक या कार्बन से, प्रगलन विधि से, थर्माइट विधि से, हाइड्रोजन या फिर जल गैस से, सोडियम मैग्नीशियम से, इस तरह से हमने बहुत सारी स्वतः अपचयन विधि, इस तरह हमने बहुत सारी विधियों से अपचयन को पढ़ा था। कुल 9 विधियों से हमने अपचयन किया था। अब जब हम अपचयन कर देते हैं, धातु ऑक्साइड का जब अपचयन हो जाता है तो हमको धातु मिल जाती है। और ये जो धातु रहती है वह धातु कैसी होती है? अशुद्ध रहती है। कैसी मिलती होती है? अशुद्ध धातु की हम लोगों को प्राप्ति होती है। अब हमारा टारगेट है अशुद्ध धातु को शुद्ध कैसे किया जाए। देखो, अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है धातुओं का शोधन अथवा परिष्करण, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो धातुओं का शोधन है, जो धातुओं का परिष्करण है, वो हमारे पास उसकी कुल 5 विधियाँ हैं। इन 5 विधियों में जो सबसे बेस्ट विधि है वो होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, या जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी विधि से इसका परिष्करण। अब देखिए, विद्युत अपघटनी विधि तो बहुत जल्दी और सिंपल है, हम जल्दी से समझा देंगे। मैं बात कर लेता हूँ ऊपर से सारी विधियों की एक क्रम में। सबसे पहले हम बात करते हैं आसवन विधि की, या जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो, आसवन विधि का उपयोग हम हर जगह नहीं करते हैं। हम केवल उन धातुओं का शोधन या उन धातुओं का परिष्करण आसवन विधि से करना पसंद करते हैं, या आसवन विधि से करते हैं जो धातुएं जल्दी से वाष्प अवस्था में आ जाती हैं। जैसे हमने थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे पास एक धातु है, सपोज मरकरी है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा मरकरी वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब हमने मरकरी धातु प्राप्त कर ली, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी थी। अब वो अशुद्धियाँ वाष्पशील नहीं हैं, या कहें तो देर में वाष्प में बदलती हैं, और मरकरी बड़ी जल्दी वाष्प में बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो अशुद्ध मरकरी है उसको गर्म करेंगे। मरकरी जो धातु है वो वाष्प बन के ऊपर उठेगी, उस वाष्प को इकट्ठा कर लेंगे, ठंडा करके द्रवित कर लेंगे, तो मरकरी अलग हो जाएगा, अशुद्धियाँ वही रह जाएंगी। तो कहने का मतलब, वह धातु जो आसानी से वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेती है, या कहें तो जिसका जो क्वथनांक होता है, या जो आसानी से वाष्प में बदल जाती है, वह धातु का जो शोधन होता है वह हम किस विधि से करते हैं? आसवन विधि से करते हैं, यहाँ कहे तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। डिस्टिलेशन विधि में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? मरकरी है, सॉरी जिंक है, ये जिंक लिखा था, मरकरी है, जिंक है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। ये सभी धातुएं आसानी से वाष्प में बदलने वाली धातुएं हैं, इसलिए इन सभी का हम शोधन या परिष्करण किस विधि से कर सकते हैं? उसका आंसर है आसवन विधि से। देखो, एक ही धातु पर 2-2, 3-3 विधियां भी लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हमने जिंक यहाँ लिखा, फिर हमने जैसे लेड यहाँ लिखा तो लेड यहाँ भी लिख दिया। ऐसा नहीं है कि एक विधि से हम लोग इसका शोधन करते हैं। कई सारी विधियों से हम इसका शोधन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी विधि की। ये दूसरी विधि है जिसको हम बोलते हैं द्रवण विधि, या जिसको बोलते हैं लिक्वेशन मेथड। देखो, लिक्वेशन मेथड या द्रवण विधि क्या होती है, और भी सिंपल है। जैसे कुछ धातुएं होती हैं वो वाष्प में नहीं बदल पाती हैं, हाँ, मगर उन धातुओं का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक बिंदु है जिस पर वो द्रव में बदलती हैं, वो कम होता है। जैसे हमने कोई धातु गर्म करी तो वो पिघल गई, पता चला अशुद्धि नहीं पिघली है, धातु पिघल गई है। तो हमने क्या किया, अशुद्ध धातु को गर्म किया,
गर्म करने पे क्या होगा, जो धातु होगी, जो शुद्ध धातु होगी वो तो पिघल जाएगी, मगर अशुद्धियों का गलनांक ज़्यादा है, वो नहीं पिघल रही हैं। तो हमने एक स्लोप बना दिया, ढालू ज़मीन बना दी, और वहाँ पर ऐसा गर्म करेंगे तो क्या होगा, धातु के टुकड़े रखेंगे तो धातु पिघल करके कहाँ ढलक जाएगी, नीचे की तरफ। और अशुद्धियाँ चूँकि अभी भी सॉलिड है, वो नहीं बह पाएंगी, इसलिए वो अपनी जगह पर स्थिर रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि अशुद्धियाँ अलग हो गई और शुद्ध धातु बह करके अलग निकल गई। इस विधि को हम बोलते हैं द्रवण विधि या लिक्वेशन मेथड। और इसका उपयोग हम कब करते हैं, जिन धातुओं का गलनांक बिंदु कम होता है, जो आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती हैं, हम उन धातुओं के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, ऑक्सीकरण विधि। ठीक है, देखिए ये भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ऑक्सीकरण विधि क्या चीज़ होती है, देखो इसमें होता ये है, ये विधि तो आपको समझ में आ गई होगी। द्रवण विधि से किस विधि का, द्रवण से हम किन धातुओं का शोधन करते हैं, लेड है, टिन है, बिस्मथ है, हम इन तीनों धातुओं का शोधन द्रवण विधि से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी विधि की, जिसका नाम है ऑक्सीकरण विधि। देखो इस ऑक्सीकरण विधि में समझिएगा, जैसे हमारे पास धातु, अशुद्ध धातु है, तो धातु भी है और उसमें अशुद्धियाँ भी हैं। अब ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो अब देखो हमने क्या किया, अशुद्ध धातु को लिया और उस अशुद्ध धातु को गर्म किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया, या कहें तो परावर्तनी भट्टी में गर्म कर दिया। परावर्तनी भट्टी आप लोगों को मैंने पढ़ाई है, आपको बताया भी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए 2 ईयर्स खोल देते हैं और फिर उसके अंदर गर्म करेंगे, तो उससे हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, अशुद्ध धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म किया। तो होता क्या है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उनकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। मतलब जो ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो चाहत है वो धातु की भी है और अशुद्धियों की भी है, मगर धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो चाहत है वो ज़्यादा है, एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के प्रति। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम अशुद्ध धातु को वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में जब हम गर्म करते हैं, तो अशुद्धियाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती हैं, फेन बना लेती हैं, स्कम बना लेती हैं। और स्कम या जिसको हम बोलते हैं झाग, या जिसको हम कहते हैं गंदगी टाइप की, वो ऊपर की तरफ आ जाती है हल्की होने की वजह से। और जो बाकी धातु है, शुद्ध धातु है, वो नीचे की तरफ लिक्विड के रूप में रहती है। स्कम को हम अलग कर देते हैं और स्कम को अलग करने के बाद जो शुद्ध धातु है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो ऑक्सीकरण विधि है उसका उपयोग हम उन धातुओं के परिष्करण में करते हैं जिन धातुओं में उपस्थित अशुद्धि शीघ्रता से ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति रखती है धातुओं की तुलना में। मतलब ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति किसकी ज़्यादा है, तो आप कहोगे अशुद्धियों की ज़्यादा है। तो जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ऑक्सीकृत कौन होगा, अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होंगी, धातु ऑक्सीकृत नहीं होगी। और ऐसी सिचुएशन में हमारी जो अशुद्धियाँ हैं वो ऑक्सीकृत होकर के एक झाग या फेन, जिसको हम स्कम बोलते हैं, हिंदी आप थोड़ा देख लीजिएगा, स्कम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको छान के हम अलग कर देंगे और बाकी जो शुद्ध धातु है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। इस विधि को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण विधि। इसके बाद है पोलिंग विधि, ये भी बड़ी सिंपल है। देखो पोलिंग विधि का उपयोग कहाँ करते हैं इसको समझिएगा। देखो आप समझना, पहले आप कहोगे हम कैसे याद रखेंगे, हमें समझ में तो आ रही है मगर हम कैसे याद रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। देखो आपने अभी ABCD सीखी है, बच्चों ने ABCD सीखता है तो वो बच्चा ये नहीं पूछता है कि ये A क्यों लिखा है, ये B क्यों लिखा है, ये ही B क्यों लिखा है, इस C को हम B क्यों नहीं बोलते हैं। शुरुआत में वो क्या सीखता है, A से लेके Z तक सीख लेता है। फिर जब वो सेंटेंस बनाता है, शब्द बनाता है, तब उसको मज़ा आता है कि हाँ देखो ऐसे शब्द बनते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर मेरा तरीका है। मैं चाहता तो आपको 4 वीडियो बना करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देता कि ये बोर्ड में आते हैं, ये बोर्ड में आते हैं और वो बोर्ड में आ भी जाते हैं, मगर मैंने आपको वो 4 क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। क्यों डिस्कस नहीं किए, पहले मैंने आपको क्रम से सीक्वेंस लगा दिया। अब आप जब मेरे इसके बाद मतलब जो धातुओं का मेरा परिष्करण कंप्लीट हो जाएगा, शुद्ध धातु हमें मिल जाएगी, तो हमने सारे सिद्धांत सीख लिए, सारे प्रिंसिपल्स सीख लिए। अब उन सारे प्रिंसिपल्स को हम किसी एक धातु पर लगा देंगे, मान लो कॉपर धातु पर लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉपर धातु के अयस्क क्या है, इस धातु से, इन अयस्कों से शुद्ध कॉपर धातु कैसे प्राप्त करते हैं। आप खुद देखोगे इतना बड़ा क्वेश्चन, लगभग 2 पेज का क्वेश्चन,
और आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट में उसको रिवीजन करके याद कर सकते हो, अगर आपने सभी चीज़ें क्रम से सीखी हैं तो। और क्रम से नहीं सीखी हैं तो वो चीज़ आप फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे। तो ये अपने अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी है, अपने अपने पढ़ने का तरीका है, कौन बच्चा कैसे पढ़ता है, कौन टीचर कैसे पढ़ाता है, ये उस पर्टिकुलर टीचर का या उस पर्टिकुलर बच्चे का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। बट मैंने जो तरीका आपको बताया है उस तरीके में NCERT का एक भी टॉपिक, इवन अ सिंगल टॉपिक मैंने ऐसा नहीं है जो अनकवर किया हो। मैंने हर टॉपिक को टच किया है और जिस तरीके की स्ट्रेटजी से पढ़ाने के लिए NCERT पैटर्न में बोला गया है उससे कहीं ज़्यादा बेटर मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब ये स्वेच्छा आपकी है कि आप किस तरह पढ़ना पसंद करते हो। मेरे वीडियोस इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पर भी बनेंगे, सीक्वेंस पर भी बनेंगे, बाकी मर्जी आपकी है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे पोलिंग विधि की। देखो, पोलिंग विधि में होता ये है कि धातु तो होती है मगर अशुद्धि जो होती है उस धातु में वो उसी धातु के ऑक्साइड की होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारे पास कॉपर धातु है, मान लो ये अशुद्ध है, तो कॉपर में ही अशुद्धि किसकी है? Cu2O की अशुद्धि है। मतलब धातु तो है और अशुद्धि उसी धातु के ऑक्साइड की है। तो जब किसी धातु में उस धातु के ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में हम जो परिष्करण या शोधन करते हैं उसके लिए एक विधि लगा सकते हैं, उसका नाम होता है पोलिंग विधि। यूपी बोर्ड में आपने पढ़ा भी होगा दंड विलोडन विधि, इस नाम से भी ये चलता है। तो पोलिंग विधि या जिसको हम दंड विलोडन विधि कहते हैं, ये कब लगती है? तो आपका आंसर क्या होगा? जब उस धातु में अशुद्धि के रूप में उसी धातु का ऑक्साइड जब उपस्थित होता है तो हम दंड विलोडन विधि लगाते हैं। इस विधि में हम करते क्या हैं? जो अशुद्ध धातु है उसको पहले तो पिघला लेंगे परावर्तनी भट्टी में, उसके बाद हरी लकड़ियाँ लेते हैं, बल्लियाँ लेते हैं और उनसे उसको शेक करते हैं, चलाते हैं। तो जो लकड़ियाँ होती हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं जो कि अपचायक का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? इन धातु ऑक्साइडों में से ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो जब ऑक्सीजन अलग हो गया तो क्या बन जाएगा? कॉपर। मतलब जो अशुद्धियाँ हैं उनमें वो किस में अपचयित हो जाएंगी? धातु में। तो हमें फाइनली धातु ही तो चाहिए थी, तो हमको धातु मिल जाती है। और कहोगे वो ऑक्सीजन गया कहाँ? तो हाइड्रोकार्बन में क्या है? कार्बन। और जब कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ेगी तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते क्या हैं? गैस। तो गैस के रूप में निकल जाएंगे। तो इस तरह से जब हमारी धातु में धातु ऑक्साइड की अशुद्धि मौजूद होती है तो हम पोलिंग विधि अपनाते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्टी में भर देते हैं, गर्म करते हैं और उसे हरी बल्लियों से उसको चलाते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है और हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति होती है। इस विधि को हम पोलिंग विधि कहते हैं। अब पोलिंग विधि के बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका उपयोग हम कईयों बार करेंगे। आई थिंक इन सब विधियों से कहीं बेहतरीन विधि है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। और मैं तो मोस्टली टाइम इसी विधि का उपयोग करता हूँ। ठीक है, मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा उनमें इन विधियों का उपयोग तो विशेषकर विशेष परिस्थितियों में करूँ तो अलग बात है। अदरवाइज़ मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको प्यूरिफिकेशन करना है, शोधन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी विधि लगाइए? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ये मोस्टली सभी धातुओं में लग जाती है। देखो इसमें करते क्या हैं? सबसे पहले हम करते हैं, दो तरह की धातुएं लेते हैं। एक होती है अशुद्ध धातु। देखो हमें अशुद्ध धातु दुनिया भर की मिल गई, तो हम लेते हैं अशुद्ध धातु। ठीक है, अशुद्ध धातु का बनाते हैं एनोड। देखो ए मतलब आ, ए और आ से याद करिए। तो अशुद्ध धातु का हम बनाते हैं क्या? एनोड। अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं? एनोड। एनोड का मतलब है धन ध्रुव। ठीक है। और जो शुद्ध धातु होती है, अब शुद्ध धातु हमें किसी अन्य प्रोसेस से हम प्राप्त करते हैं, वो शुद्ध धातु हमें थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी चाहिए। और उस थोड़ी सी धातु का, थोड़ी सी शुद्ध धातु का हम क्या बना देते हैं? कैथोड। मतलब जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है? तो आप बोलोगे शुद्ध धातु का। एनोड किसका बना हुआ है? तो आप बोलोगे अशुद्ध धातु का। और उसके बाद हम ये जो बीच में लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघट्य। ये किसका भरा जाता है?
धातु, मतलब जिस धातु, मान लो हम कॉपर की बात करें तो ये क्या है, अशुद्ध कॉपर, ये क्या है, शुद्ध कॉपर, और ये क्या है, कॉपर धातु का के लवण का विलयन, कॉपर धातु के लवण का विलयन। ठीक है, तो कॉपर धातु के कई लवण होते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो उसके किसी भी लवण के विलयन को हम इसमें भर देते हैं और थोड़ा सा विद्युत अपघट्य भी डाल देते हैं, जिससे ये आसानी से आयनों में टूट जाए। ठीक है, तो आपको देखो, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में विद्युत अपघट्य का क्या रोल है, कैथोड एनोड किसके बनते हैं, किसके नहीं बनते हैं, ये सारी चीज़ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, हम केवल कितनी सी चीज़ याद करेंगे कि हम धातुओं का शोधन विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं। धातुओं का शोधन हम किस विधि से करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से। इस विधि में हम करते क्या है, तो आप क्या लिखोगे, इस विधि में हम अशुद्ध धातु का बनाते हैं एनोड, मतलब बनाते हैं धन ध्रुव, और शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, कैथोड, मतलब बनाते हैं ऋण ध्रुव, और विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरते हैं, उस धातु के लवण का विलयन भरते हैं और विद्युत धारा फटाक से प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो एनोड होता है, ठीक है, जो एनोड होता है, उस एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, जो धातु है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और वो किस रूप में बन जाएगी, धातु आयन के रूप में। मतलब ये जो धातु है अब वो किस रूप में इस विलयन में चली गई, तो आप बोलोगे धातु आयन के रूप में। मतलब जो हमारी धातु है, जो काफ़ी मोटी पट्टी थी, उसमें से जब धातु आयन लगातार निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे तो ये पट्टी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो मोटी सी धातु पतली हो जाएगी और धातु आयन कहाँ पहुँच गए, विलयन में पहुँच गए एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने से। और कैथोड पर क्या होगा, तो आप बोलोगे कैथोड पर प्रक्रिया कौन सी होती है, तो आप बोलोगे अपचयन की होती है, रिडक्शन की होती है। और रिडक्शन की प्रक्रिया में होता क्या है, जो धातु आयन विलयन में मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन पा करके किस में बदल जाते हैं, धातु में। मतलब ये जो धातु आयन जो विलयन में आ गए थे, ये कहाँ जाके चिपक जाएंगे, इस पतली सी शुद्ध धातु पर चिपक जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, ये वाली तो पट्टी मोटी होती जाएगी, मतलब शुद्ध धातु हमें कहाँ प्राप्त होगी, ये क्या है चीज़ हमको मिल रही है, तो आप कहोगे ये तो शुद्ध धातु हमें मिलती चली जा रही है। मतलब शुद्ध धातु हमें कहाँ मिल जाएगी, कैथोड पर। और एनोड से धातु घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, तो ये एनोड पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, और नीचे की तरफ वो क्या बैठ रही हैं, अशुद्धियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, या इसको हम हिंदी में कहते हैं एनोड पंख। तो अशुद्धियाँ नीचे बैठ गई, एनोड के नीचे बैठ गई, क्योंकि वो तो यहाँ जा नहीं सकती, यहाँ पर कौन जाएगा, धातु। तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, हमने विद्युत अपघटनी विधि से धातुओं का जब शोधन किया तो हमने अशुद्ध धातु का बनाया एनोड, शुद्ध धातु का क्या बनाया, कैथोड। विद्युत अपघट्य के रूप में हमने किसको लिया, धातु के किसी लवण के विलयन को। जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो हमने देखा एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया हुई और एनोड की धातु आयन के रूप में विलयन में आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई। और कैथोड पर अपचयन प्रक्रिया से वही धातु आयन कैथोड पर अपचयित होता चला गया और धातु कैथोड पर इकट्ठी होती चली गई। तो इस तरह से शुद्ध धातु हमें कैथोड पर प्राप्त हो गई। कैथोड की मोटाई लगातार बढ़ती चली जाएगी, एनोड से धातु आयन घुल रहे हैं, इसलिए उसकी मोटाई पतली होती जाएगी। एंड फाइनली एनोड के नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई देगा, तो आप याद कर लीजिए, एनोड के नीचे अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, या इसको हम बोलते हैं एनोड पंख। और इस विधि को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी विधि। और इस तरह से हमें शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे यूज़फुल विधि है। इसका हम कई जगहों पर इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हमें शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने देखा कि हमने अयस्क से लेकर शुद्ध धातु तक बना लिया, हमने सारे प्रिंसिपल्स लगा दिए। अब देखिए, मैं जो अब आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा
उस वीडियो में हम किसी एक धातु का नाम लेंगे और उस धातु पर सारी दुनिया भर की दुनियादारी लगा देंगे। जितना कुछ भी हमने पढ़ा है वो एक धातु पर लगानी है। अब कौन सी विधि लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, ये सब चीज़ें हमें उस पर सीखना है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आप मेरे आज से लेकर पिछले वीडियो जो धातु निष्कर्षण पर बने हुए हैं उनको आप अच्छे तरह से समझकर अपनी समझ विकसित कर लें, तब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मैं इससे पहले एक लेसन पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स। उस टॉपिक के जितने वीडियोस हैं बिल्कुल सीक्वेंस से एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आप क्रम से देखें और पूरे वीडियोस को देखें, और एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं वो पिछला वीडियो भी देखें। खैर पिछले वीडियो को आप अपने टाइम के अनुसार देख लीजिएगा, बट कम से कम धातु निष्कर्षण के जितने भी वीडियोस बने हैं उनको क्रम से देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको नया टॉपिक समझ में आएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँगे और इस वीडियो को नोट्स के तौर पर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।